कोरोना का हाहाकार, क्या सेना करेगी बेड़ा पार। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना से लड़ाई बेहद गंभीर है और जिस तरह से पूरे देश में हालात बेकाबू दिख रहे हैं, ऐसे में क्या अब सीधे सेना की मदद लेनी पड़ेगी। वैसे सेना की मदद के लिए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें सबसे बड़ी मदद ऑक्सीजन सप्लाई के मद्देनजर है। उधर सेना के पश्चिमी कमान ने पंजाब सरकार को ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने में मदद की है। सेना के रिटायर्ड डॉक्टर भी जल्द मदद के लिए तैयार होंगे। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कोरोना का हाहाकार, सेना करेगी बेड़ा पार। आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बने हालात ऐसे हैं कि अब दिल्ली ने सेना को SOS संदेश भेज दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजी चिट्ठी में कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना जितनी संभव हो सके उतने ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराए। साथ ही DRDO ने जैसा हॉस्पिटल तैयार किया है वैसे हॉस्पिटल और तैयार किए जाएं। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दिल्ली को सेना की मदद का मसला दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में भी उठा है। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली ने सेना की जो मदद मांगी उस पर क्या किया जा रहा है। केंद्र के वकील ने पहले तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले को देखने दें। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अस्पताल के बेड्स और सेना की मदद मांगने पर सुनवाई नहीं की है। इसके बाद केंद्र सरकार के वकील ASD चेतन शर्मा ने केंद्र से निर्देश लेकर कोर्ट को जानकारी देने की बात कही है। इस बीच कोरोना के हालात से निपटने के लिए सेना पहले से ही एक्शन के मोड में है। दिल्ली में 600 सेना के रिटायर्ड डॉक्टर और 4 ऑक्सीजन प्लांट्स अगले हफ्ते तक मदद के लिए तैयार होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में सेना की सेवाएं लेने के लिए AFMC के 200 अधिकारियों को 31 दिसंबर तक सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है। What we've done is we've across the country, them all are serving people. We've also taken on the ex-servicemen, the veterans, and we've started a teleconsultation portal called Sehat. So we are using that portal to reach out for home care. So people can consult small ailments because that's got an audio visual, as well as it's in keeping with the telemedicine guidelines which our country has released in right time. So we are using all that to generate prescriptions, and then the patients can collect. Today pharmacies are even delivering. सेना की पश्चिमी कमान ने भी बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट्स को दोबारा शुरू करने में पंजाब की मदद की। स्टेट गवर्नमेंट हमें लिस्ट मुहैया कराएगी, बताएगी जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जिनमें से गैस, इंडस्ट्रियल गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सके। पहला टास्क हमारा भारतीय भाखड़ा अभ्यास मैनेजमेंट का एक प्लांट है नंगल के अंदर, वहां पे ये जॉइंट टास्क फोर्स गई है और पिछले 1-2 रोज से उस प्लांट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट जो है कुछ दिन में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और यहां से हम ऑक्सीजन काफी हद तक ले सकेंगे मेडिकल पर्पसेस के लिए। बीते कुछ दिनों से देश में रोजाना 3 लाख से अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में अब युद्ध स्तर पर तैयारी से ही पार पाया जा सकता है। दिल्ली से कमलजीत संधू और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। देश में सीमाओं की चौकसी हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, लेकिन जब युद्ध जैसे हालात बने, सेना ने तब फ्रंट फुट पर आकर लोगों को बचाने में मदद की है। ऐसे में क्या वक्त की मांग यही है कि सेना आए और मदद करे ताकि कोरोना के इस काल से हम निकल पाए। इसी मुद्दे पर दंगल में हम बहस करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जनरल रिटायर्ड VP मलिक, पूर्व सेना प्रमुख, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, जिन्होंने कोरोना के मौजूदा हालात की तुलना युद्ध की परिस्थिति से की थी और यकीनन आज दिल्ली सरकार की ओर से जो मांग की गई है उस पर आपकी क्या राय है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सर से हम लाइव बातचीत करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जो कि सीएमडी हैं रेडिक्स अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जनरल वीपी मलिक, आपसे ही शुरुआत करते हुए, दिल्ली सरकार की ओर से मांग की गई है कि सेना इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में आए और दिल्ली को संभाले, हमारी मदद करे। उनके इस मांग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सेना जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है और ये ऑक्सीजन की कमी या बाकी और चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के काम हैं, वो शुरू से ही काम कर रही है। इस वक्त हमारी जो एयरफोर्स हैं वो शटल सर्विस कर रही है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और वो चाहे वो ऑक्सीजन कंटेनर्स हों या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हों या वैक्सीन्स हों या और भी कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो, तो वो जगह जगह यहाँ पर जहाँ पर जरूरत पड़ती है वहां पर पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल भी हम लोग खोल रहे हैं। एक हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और एक चंडीगढ़ में खुल रहा है और कुछ और भी शायद खुलेंगे जहां पर हमारे जवान वहां पर छोटा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। और इसमें कुछ और भी बातें बताई कि हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है, वो भी काम करेंगे। लेकिन ये फैसला जो है दिल्ली सरकार की वजह से नहीं, ये तो सरकार अपनी केंद्र सरकार की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है कि वो कहां पर क्या मदद दे सकती है। लेकिन जो वो फैसला करेंगे वो सेना से कंसल्टेशन के बाद में करेंगे। मेरे विचार में कई चीजें उनके दिमाग में आएंगी, कोई चीजें सोचनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि हमारे अपने रिसोर्सेज कितने हैं और उनको कितनी हमारी अपनी कितनी जरूरतें हैं। देश की सुरक्षा के लिए हम कमी नहीं कर सकते हैं। जो बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं वो हम कुछ रिसोर्सेज वहां से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पीस एरिया में लगे हुए हैं और जो वहां पर जो अपने फौज के लिए हम लोग कर रहे हैं या अपने वेटरन्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज बनते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि ऑर्डर्स मिलने के ऊपर सेना अपना काम करेगी और उनके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसकी मदद करेगी। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से की गई है। इसी से जुड़ा हुआ जनरल मलिक, मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि आपने कहा कि जो फ्रंट फुट पर तैनात है, यानी कि बॉर्डर एरिया में जितने भी हमारे सैनिक तैनात है उनको वहीं पर रहना होगा, उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता। और जिस तरह की परिस्थितियां भी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, चाहे चीन के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ, वहां से उनको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन पीस एरिया में जिनकी तैनाती है उनकी मदद हम ले सकते हैं। ऐसे में किस तरह से सेना डायरेक्ट आके मदद कर सकती है, मेरा अगला आपसे सवाल है। और वो कौन कौन से मोर्चे हैं, क्योंकि आपने खुद मौजूदा जो कोरोना का काल है उसकी तुलना युद्धकालीन परिस्थितियों से की थी और हम सब जानते हैं कि सेना के जवानों को किस तरह से जो घायल जवान होते हैं उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा सालों सालों तक वो लोग ट्रेंड होते हैं। तो ऐसे में उनकी मदद बहुत बड़ी सहायता होगी। तो किस तरह से सेना इस परिस्थिति में लोगों तक मदद पहुंचा सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी पीस टाइम के ऊपर हमारी फॉर्मेशंस हैं जो इस वक्त पीस एरिया में हैं, वहां से हम मदद दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। और कई हमारे पास जो ट्रेंड लोग हैं उनको हम अपने हॉस्पिटल जो सिविल के लिए बना रहे हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे, वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। आपको ये भी सोचना होगा कि सेना के अपने भी लोग कई जगह के ऊपर कोविड में फंसे हुए हैं, वहां पर भी हमारे डॉक्टर्स जो है वो भी पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम बचा सकते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज अपने मुहैया कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंड हैं या उनको ट्रेनिंग देकर भी हम कर सकते हैं, नर्सेज हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, ऐसे लोगों को हम पहली बात तो ये है जो नए जो सिविल हॉस्पिटल की मदद के लिए अलग हॉस्पिटल खोले हैं वहां पर जाएंगे और जहां पर कहीं और जा सकते हैं तो वहां पर भी भेजने के लिए मुझे कोई शक नहीं कि सेना तैयार रहेगी और करेगी। हमको ये देखना है कि वो लोग कोविड को लेकर कैंटोनमेंट के अंदर नहीं आए, क्योंकि हमको अपने भी सेना को अपने भी बचत करनी है। तो उस चीज का मुझे पूरी उम्मीद है कि सेना वाले इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन इसका हर हाल में ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अब मेरा अगला सवाल है, एक तरफ तो बात हो गई हॉस्पिटल की और तमाम जो मेडिकल स्टाफ हैं वो आए और कोरोना के पेशेंट का इलाज करे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में हम सब जानते हैं किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की किल्लत हो रही है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण यहां पर कई मरीजों की जान चली गई। तो ये जो सप्लाई चेन है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। क्या सेना इसमें भी मदद कर सकती है और इसमें मदद करने के लिए उसे किन चीजों की जरूरत होगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे सेना के जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग और अलहदा होती है। बिना रुके बिना थके वो एक जगह से दूसरी जगह सामान की सप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए किस तरह से सेना मददगार हो सकती है? सप्लाई चेन का काम जो है सेना पहले से ही कर रही है। मैंने आपको एयरफोर्स वालों के जो काम कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या कोई और इक्विपमेंट है, वो जगह जगह पर बाहर से अंदर ला रहे हैं और देश के अंदर भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जगह जगह पर ये चीजें मुहैया करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ऐसी जगह के ऊपर अगर ड्यूटी लगती है सेना के जवानों की तो अपनी पूरी ड्यूटी अपनी करेंगे और ठीक तरीके से जगह जगह जहां पर उनको हुक्म मिलता है वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव गया है, रक्षा मंत्री के सामने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। अब किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं जिसके मद्देनजर वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पर केंद्र सरकार ज्यादा गहन विचार करेगी, उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला ले सकती है? चुनौतियां बड़ी क्या हैं सेना के सामने मौजूदा वक्त में? सबसे पहले जो मैंने बताया, अपने रिसोर्सेज पूरे देखने पड़ेंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितने हम स्पेयर कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि हम अपने जो ड्यूटीज है बॉर्डर के ऊपर, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं देख सकते, वो पूरी रहनी चाहिए। उसके अलावा जो रिसोर्सेज बनते हैं तो वो जो सरकार, केंद्र सरकार हुक्म देगी उसके मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चुनौती देखने की है कि इससे ये कोविड हमारे अपने कैंटोनमेंट में नहीं फैले और हमारे अपने जो जवान हैं उनको उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रिसोर्सेज जो हैं वो तो बाकी केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन लोगों को देनी है। और जैसे जैसे हुक्म मिलेगा वो ट्रांसपोर्टेशन बड़े आराम से, आसानी से कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ में या प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियों के साथ में, जैसे भी हुक्म मिलेंगे। बिल्कुल, उसी हुक्म का इंतजार है कि केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में आप बार बार बॉर्डर का कई बार जिक्र कर रहे हैं कि वहां के हालात के मद्देनजर पहले वहां पर तैनाती ज्यादा जरूरी है। तो अभी की परिस्थितियां जनरल मलिक क्या बताती हैं बॉर्डर से? इस वक्त तो शांति है, लेकिन आपको मालूम है कि ऐसी जगह के बॉर्डर के ऊपर कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, चाहे वो पश्चिम अपना बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है या नॉर्दर्न बॉर्डर है। और वहां पर हमारे जो जवान हैं वो आई बॉल टू आई बॉल लगे हुए हैं एक दूसरे के सामने, तो वहां पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और जो पीस टाइम फॉर्मेशंस हैं हमारी, जो इस वक्त पीस टाइम में है, देश में जगह जगह पर फैली हुई हैं, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो देखकर हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जनरल रिटायर्ड वीपी मलिक, पूर्व सेना प्रमुख, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने चुनौतियों के बारे में भी जिक्र किया कि किस तरह की चुनौतियां अभी मौजूदा वक्त में सेना के सामने हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत हुक्म जाता है तो यकीनन सेना मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब जब विपरीत परिस्थितियां आई हैं, हम सब ने देखा है कि हमारे सैनिक फ्रंट फुट पर आकर किस तरह से हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की मदद करते हुए, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, जब जब उन्हें ऑर्डर मिला है उन्होंने मदद की है पूरे सामर्थ्य के साथ। और इसी सवाल के साथ अब गौरव भाटिया जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि दिल्ली सरकार की ओर से रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, केंद्र सरकार क्या सोच रही है? चित्रा जी, देखिए, हम सब जानते हैं कि कोविड की इस महामारी से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रधानमंत्री जी भी बैठक कर रहे हैं, रोज निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, चाहे वो आर्मी की मदद लेना हो,
चाहे वो इंडियन रेलवे की मदद लेना हो। और आर्मी ने और हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत एक सकारात्मक भूमिका निभाई है, जिसके उदाहरण ये है कि एएफएमसी के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक्सटेंशन, दिल्ली और लखनऊ में डीआरडीओ की मदद से बहुत ही कम समय में 500 बेड का अस्पताल जिसमें आईसीयू की भी सुविधाएं हैं, गुजरात में 900 बेड का एक अस्पताल बना है। और आगे भी सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त देश को एकजुट हो जाना है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आर्मी सामने आए और डीआरडीओ सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके सुनिश्चित करे कि जहां पे बेड की आवश्यकता है वहां बेड दिए जाए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके आंकड़े मैं आगे आपको दूंगा, हर प्रदेश में सुनिश्चित करे पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रोज कुछ ताकतें ऐसी भी हैं देश में जो केवल नकारात्मक बात करती हैं, जिनके ट्वीट अभी मैं बताऊंगा। 24 लोगों के कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली जाती है। राजधानी दिल्ली में हालात इतने बुरे हैं, हर रोज इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अब ऐसे में आप अगर चाहेंगे कि सकारात्मक बात करें और वाहवाही करें तो वो शब्द नहीं आएंगे सर। किससे आप सकारात्मक बातों की उम्मीद कर रहे हैं? जिनके घर के लोग मर रहे हैं, आप उनसे पॉजिटिव बातों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? गौरव भाटिया, मैंने राहुल गांधी की बात करी है। सर अब राहुल गांधी को आप क्यों लेकर आ रहे हैं? आप लोगों की बात कीजिए ना। लोगों ने चुनकर आपको सत्ता में भेजा है या राहुल गांधी ने भेजा है? राहुल गांधी उस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं जो 5 प्रदेशों में सरकार है। उनका आज का ट्वीट ऐसा लगता है कोई राजनीतिक गिद्ध ट्वीट कर रहा है, इसलिए मैंने ये बात उठाई। आप या तो चित्रा जी सहमत है या नहीं सहमत है, या आपकी सोच है इस वक्त ट्वीट करना। सर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष क्या बात कर रहे हैं वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि ऑक्सीजन की वजह से हर रोज लोगों की जान जा रही है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से लोग मर रहे हैं। मेरे लिए मैटर ये करता है कि नेताओं के सामने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे लिए नेता कोई मायने नहीं रखता, जो आम लोग हैं, और आपको भी उन्हीं की बातें करना चाहिए गौरव भाटिया, मुझे लगता है। लीजिए सर आंकड़ों से क्या जो लोग मर रहे हैं सर, जो ठीक है आप अपने आंकड़े गिनाएगा। रागिनी नायक से एक बार जल्दी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रागिनी नायक ये बार बार मदद की बजाय नकारात्मक बातें क्यों करते हैं राहुल गांधी, जो आरोप लगा रही है बीजेपी? चित्रा, विश्वास नहीं होता कि आज दिल्ली जब सिसक रही है, दिल्ली तड़प रही है, दिल्ली आह भर रही है, और दिल्ली के लोग अपनी झोली फैलाकर आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, और फिर भी इस चैनल पर केवल और केवल सियासत हो रही है। मैं इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूँ कि ये सियासत का नहीं, इस वक्त इंसानियत के बारे में सोचिए और उस हिसाब से टिप्पणी कीजिए। ये राहुल गांधी के ऊपर तो शुरू से आरोप लाते आए हैं, और राहुल गांधी जी ने जो जो एक बात कही, जो जो एक सुझाव दिया, वो सब सबके सामने है। आज आप भी उसे प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, जनता भी देख रही है। इनकी राजनीति की बात मैं आपसे ना करूं चित्रा, आप एक पत्रकार हैं। दिल्ली की नब्ज, एनसीआर का एरिया जो है उसकी नब्ज आपके हाथ में रहती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा गुहार किससे लगा रही है, और वो कौन लोग हैं जो दिल्ली की जनता की मदद करने की हिम्मत और सामर्थ्य रख रहे हैं? आप बताइए चित्रा। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने जितनी मदद की है, न सिर्फ दिल्ली की जनता की बल्कि फिलीपींस और न्यूजीलैंड की एम्बेसी की भी, जो कि एमईए की जिम्मेदारी थी, उससे ज्यादा मदद क्या पूरे देश में कोई? मैं आपके इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ रागिनी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल सुन लीजिए। वो चिट्ठी राहुल गांधी लिख रहे हैं केंद्र को, अरे कांग्रेस शासित राज्यों को भी चिट्ठी लिखे ना और बोले कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सामने। आप एक नेता की बात करिए, मैं उससे सहमत हूँ, आपके युवा को ठीक है ना, लेकिन आप ये बताइए, नहीं, ये जो चिट्ठी केंद्र को लिखी जा रही है, कांग्रेस शासित राज्यों की क्या हालात है? मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे खुशी हुई कि आपने आज सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकारी, और मैं दिल्ली में भी बोलना चाहती हूँ ये बात कि दिल्ली में हमारे पूर्व विधायक मुकेश शर्मा जिस तरह से मदद कर रहे हैं, हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम सौतेली नजर से नहीं देख रहे कि कौन किस दल का है, उसकी मदद करेंगे या नहीं। सौतेली नजर से देखना भी नहीं चाहिए रागिनी नायक। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस शासित राज्यों का भी बुरा हाल क्यों है, आप ये बताइए। चिट्ठी लिखते हैं ट्विटर पे अपनी बात रख, ट्विटर से बाहर भी निकलेंगे नेता या नहीं निकलेंगे? मैं पूछ रही हूँ, ट्विटर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये ट्विटर का खेल कब तक चलता रहेगा रागिनी नायक? आप बताइए ना, कांग्रेस शासित राज्यों का क्या हाल है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के आप क्या लेंगे? आम लोगों की जान जा रही है ना, और जो लोग मर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा।
से बाहर ठीक है मैम, हो गया। मैं जल्दी से राघव चड्ढा आपके पास आते हुए समझ गई मैं आपकी बात। राघव चड्ढा जी, ठीक है मैम, मैं समझ गई आपकी बात। आप एग्जाम्पल रखिएगा सामने, इंतजार है पूरे देश को। लेकिन राघव चड्ढा, ठीक है, ये बताइए, आर्मी की मदद आपकी ओर से मांगी गई है मौजूदा वक्त। ठीक है मैम, रागनी जी मैं आ रही हूँ, ब्रेक पर चले जाएंगे ना, एक बार राघव की भी बात हो जाए। आर्मी की मदद क्यों मांगी गई है? मौजूदा स्थिति इतनी खराब। ठीक है रागनी जी, 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है आंकड़ों में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन बीते साल भर में हम सब ने देखा महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी। लेकिन राघव चड्ढा, जल्दी से आपका कमेंट, आर्मी की जरूरत राजधानी दिल्ली में क्यों है? उससे क्या स्थितियां सुधर जाएंगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा युद्ध मुझे लगता है हम सब मिलकर, पूरा देश मिलकर एक अदृश्य वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। ये किसी युद्ध से कम नहीं है। बस एक जो दुश्मन देश से युद्ध होता है तो उसकी सेना नजर आती है, दुश्मन नजर आता है। ये एक ऐसे वायरस के खिलाफ युद्ध है जिसमें ये वायरस अदृश्य है, और भारतीय सेना हर समय देशवासियों के लिए और देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए हमेशा सामने आई और देश को बचाया है। और आज भी जब देश का एक एक देशवासी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, खास करके राजधानी में संकट बेहद गंभीर है, उस समय हम सब ने एक मांग रखी है आदरणीय रक्षा मंत्री जी के सामने, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप हालात का जायजा लेते हुए, सारे अपने संसाधनों का जायजा लेते हुए, आकलन करते हुए, यदि आपको ठीक लगे तो अगर कुछ हमें भारतीय सेना की सेवाएं दिल्ली में मिल सके तो बहुत बेहतर होगा। और सेवाएं हमने 2 बिंदुओं पे मांगी है चित्रा जी। पहली बिंदु तो यह है कि ऑक्सीजन को लेकर आप देख रही हैं लगातार जद्दोजहद चल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी केंद्र हो सकता है प्रयास कर रहा हो, लेकिन पूरी ऑक्सीजन अभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पा रही है। और तो हमने सेना की मदद मांगी है कि ऑक्सीजन लाने में अगर कुछ सुविधा मिल सके, हमें कुछ सेवा मिल सके, सेना का साथ मिल सके। और दूसरी चीज, इस समय दिल्ली के अंदर हम लगभग 21,000 आईसीयू, नॉन आईसीयू ऑक्सीजन के बेड चला रहे हैं, लेकिन ये 21,000 बेड भी जैसे ही हम देखते हैं कोई नया सेंटर खुलता है भर जाता है। तो डीआरडीओ की तर्ज पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था बेड्स की, हम 15,000 बेड की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसमें आर्मी का सहयोग चाह रहे हैं, सेना का सहयोग चाह रहे हैं। अभी भी दिल्ली में कई जगह भारतीय सेना की सेवाएं, भारतीय सेना की का साथ हम सबको, दिल्ली वालों को मिल रहा है। आपकी मांग महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर विचार करके क्या बोलती है उससे भी महत्वपूर्ण होगा ये जानना। नहीं, बिल्कुल लेकिन है। क्या इसी के साथ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब इस तरह की कोशिशें की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि राजधानी दिल्ली के, राघव चड्ढा जी एक समय सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए, कई ऐसे अस्पताल हैं जो लगातार गिड़गिड़ाते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, डॉक्टर्स आके टेलीविजन चैनल पर रोते हैं, और हम लोगों को शर्म नहीं आती कि उनकी सप्लाई सुनिश्चित कर पाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। क्या ये युद्धकालीन स्थिति है और ऐसे में सेना ही एकमात्र विकल्प है जो मदद कर सकती है राजधानी दिल्ली की? चर्चा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक, दंगल लगातार जारी है। कोरोना का हाहाकार, सेना करेगी क्या बेड़ा पार? इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हमारी ये बहस जारी है। कोरोना ने जिंदगियां छीनी, जो जिंदा हैं उनकी सांसों को घोंटकर उनकी जान ले ली, लेकिन वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक सरकारों का सिस्टम, उनका रवैया, उनका खामोश हो जाना है। इसी बात को लेकर क्या अब जरूरत आन पड़ी है कि सेना को बुलाया जाए और उनकी मदद लेकर हालात को सुधारा जाए? सीधे डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सरकार और सिस्टम के हाथों से परिस्थितियां बाहर जा चुकी हैं। ऐसे में सेना की मदद लेना कितना महत्वपूर्ण है? और उसके भी पहले सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है, आप लोगों की जितनी डिमांड है क्या उतनी सप्लाई शुरू हो चुकी है, या स्थिति जस की तस जैसा कि 1 हफ्ते या 15 दिन पहले हम देख रहे थे, आज भी हालात वैसे ही हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप प्लीज। दिल्ली की जो टोटल रिक्वायरमेंट है मेडिकल ऑक्सीजन की, वो 976 टन की है। और इमेजिन कीजिए चित्रा जी कि इसको जो दिल्ली को 400 450 टन की जो है वो ऑक्सीजन मिल रही है। अब ये ऑक्सीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आने वाले समय में ये भी बता दूं एज अ मेडिकल डॉक्टर कि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो अगर 976 टन की जरूरत है तो 976 टन ही मिलना चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी से ना केवल मौत होगी, लेकिन लोगों के ऑर्गन्स में भी इरिवर्सिबल डैमेज होगी, चाहे वो किडनी में, ब्रेन में, लिवर में या हार्ट में होगी। तो ऑक्सीजन मिलनी बहुत जरूरी है।
मेन स्टे ऑफ थेरेपी जो है कोविड के अंदर वो ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन की अगर कमी चलती रहेगी, आप इमेजिन कीजिए अगर हॉस्पिटल्स में कमी है तो घरों में लोग कहां से ऑक्सीजन लाएंगे जिनको एडमिट नहीं कर पा रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, लगातार चल रही है। चित्रा जी, हम लोगों ने पहले भी प्रोग्राम किया लेकिन वो कमी चलती जा रही है। अब मुद्दा यह आता है कि इसमें अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लग गए तो ये बहुत सीरियस बात है। इसमें सेना भी आए, बाजू सेना भी आए और जितनी मदद हो सके। डेफिनेटली इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की, मैं एक चीज बता दूं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में वही एडमिट हो रहा है आजकल जो अच्छे से, जिसको की सौभाग्यशाली है, जिसको वहां बिस्तर मिल रहा है। अगर वहां पे भी वो सेफ नहीं है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसमें कोई विकल्प में कोई बुराई नहीं है कि सेना को बुलाएं या वायु सेना को बुलाएं और ऑक्सीजन की सप्लाई इमीडिएट शुरू करें। ना केवल ऑक्सीजन की सप्लाई, एक चीज और बता दूं, आने वाले समय में मेडिकल मैन पावर की भी कमी होने वाली है, दवाइयों की भी कमी होने वाली है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी बढ़ने वाली है। आज से 5 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 700 टन की रिक्वायरमेंट है और आज 976 टन की रिक्वायरमेंट है। हफ्ते के अंदर अगर ये 250 टन बढ़ रही है, इस तरह से आगे भी अगर बढ़ती जाएगी तो इसमें समस्या आ जाएगी। तो ये विकल्प बिल्कुल ठीक है और इसमें हमें ऐसा भी नहीं लेना चाहिए कि सरकारें फेल हो गई हैं या क्या है। ये त्रासदी आई है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, ये आराम से बैठे, इस सब्जेक्ट को संजीदगी से देखें। अगर स्टेट को, सेंटर ने ऑक्सीजन देनी है तो दे दे। जमीन के ऊपर हालात बड़े खराब है, ये मैं बता दूं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड के पेशेंट को अगर मौत होती है तो हम दोबारा से आदिवासी युग में चले जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। तो मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत संजीदा सब्जेक्ट है और ऑक्सीजन की कमी आप चित्रा जी इस तरह से लीजिए, अगर मेरा आपका कोई गला घोट दे और 2 मिनट में कितना तड़फ के मौत होगी। तो मैं सोचता हूं कि ये, और हम प्रोफेशनल्स भी रोज इसी चीज से युद्ध कर रहे हैं, इसी चीज से जो है अपने कॉन्शियस को बना रहे हैं और इसके 2-3 परिणाम हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स ने नई एडमिशंस लेनी भी बंद कर दी हैं क्योंकि पुरानों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। तो इस तरह से त्राही फैलेगी। इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इमरजेंसी के लिए कुछ भी हो सके, चाहे सेना आए, चाहे वायु सेना आए, या चाहे उठा के ये इंटरनेशनली ऑक्सीजन को लाएं, ऑक्सीजन की कमी होनी नहीं चाहिए। ये त्रासदी अब रुकनी चाहिए और ये टाइम इज द एसेंस और ये मिनटों के हिसाब से रुकनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले से इंप्रूव हो गई, अगले हफ्ते बेटर हो जाएगी। अगले हफ्ते तक तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाएंगी, पता नहीं कितनों के ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसको इमीडिएट लेना चाहिए और मैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूं कि इसके अंदर सेना भी उतरे, बाजू सेना भी उतरे और भी जितने विकल्पों वो सब लिए जाएं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब युद्ध जैसे हालात हो तो देश को अपनी पूरी ताकत उससे निपटने में लगा दी जानी चाहिए। राघव, मैं आऊंगी, रागनी भी हाथ उठा रही थी, लेकिन गौरव भाटिया, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सबसे ज्यादा आपकी ही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में सुनिश्चित हो पाए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल किया जाए, ये तो आपके हाथ में है। उन्होंने 2 मिनट का एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर गला घोंट दिया जाए तो किस तरह से जान जा सकती है। यहां पर अगर अगले हफ्ते का हम भरोसा देंगे कि अगले हफ्ते तक सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी, तो आप सोच रहे हैं हालात हाथ से अभी भी बाहर हैं और तब तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। ये कब तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि ऑक्सीजन की जहां जहां जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा? गौरव, देखिए चित्रा जी, जो डॉक्टर मलिक ने कहा, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक रूप में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारी पहल हुई है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इससे 1125 मेट्रिक टन ऑक्सीजन डिलीवर किया गया है और ऐसी 7 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं जो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाएंगी दिल्ली में, यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। ये 422 मेट्रिक टन है। लेकिन दुख पता है कब होता है? ये डॉक्टर साहब से आप पूछ लीजिएगा कौन राजनीति कर रहा है। ऑक्सीजन कोई ऐसा नहीं है कि आपने हवा में छोड़ दिया। स्टेट का सब्जेक्ट होता है हेल्थ, क्रायोजेनिक टैंक चाहिए होते हैं। ये मेरे हाथ में दिल्ली सरकार का और ये राजस्थान सरकार का, ये जो फटकारे लगेंगे हैं हाईकोर्ट से, उसके बाद कह रहे क्रायोजेनिक टैंक दीजिए। ये राजस्थान और दिल्ली की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद इनके पास टैंक्स नहीं थे। हमने जो टैंक्स उपलब्ध थे वो उपलब्ध कराए और ये भी जानकारी दे दूं, ये 2 दिन पहले की है, 50 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली को दिए गए हैं और जो सरदार पटेल कोविड सेंटर है वहां पे भी हमने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े दिए हैं। ये किस लिए दिए हैं? क्योंकि आप सही कह रही हैं, नागरिक को इससे मतलब नहीं है कि लापरवाही किससे हुई।
उसको इससे मतलब है कि मेरे परिजन की जान बच जाए। और मैं आपको ये बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रात दिन हम काम कर रहे हैं। जहां पे भी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा सकते हैं वह बढ़ाएंगे, किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन जैसे दिल्ली सरकार की बात करते हुए राघव चड्ढा कह रहे थे 970 मीट्रिक टन चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई, आप 380 से 400 मीट्रिक टन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके पास कंटेनर भी नहीं है और आप कह रहे 970 दे दीजिए। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था लॉलीपॉप मत दीजिए, आप ये बताइए ऑक्सीजन लेंगे कैसे। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप केंद्र सरकार को हम कहते हैं वो कंट्रोल में ले। और जो मेरे पास जानकारी है आज केंद्र सरकार ने कहा है कि वितरण करने का काम भी केंद्र सरकार करेगा। और आपके पास टैंकर ही नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए राघव चड्ढा, और अपनी कमियों का सारा ठिकरा आप दूसरों पर मर रहे हैं। और गौरव, मौजूदा वक्त ऐसा नहीं है कि ये जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो राज्य का है या फिर केंद्र का है। जो लोग मर रहे हैं वो बस ये जानना चाहते हैं कि मेरे व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए नहीं सर, जब एक लाइन में इस आसान सी बात को आप जानते हैं तो बार बार ये बताने की क्या जरूरत है कि स्टेट सब्जेक्ट है स्वास्थ्य का मसला। उनके पास नहीं है तो आप मदद करिए ना सर। सबसे ज्यादा ताकतवर मौजूदा वक्त में कौन है? केंद्र सरकार। सबसे ज्यादा संसाधन किसके पास है? एक सेकेंड, नहीं गौरव भाटिया, एक सेकेंड, नहीं, संवेदनशीलता है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। अभी भी हम और आप बात कर रहे हैं ना गौरव भाटिया, न जाने कितने घरों के जो मुखिया हैं उनकी जान जा रही है, न जाने कितने बच्चों की मौत हो रही है, ठीक है सर, एक सेकेंड, नहीं क्या कोई गलत बात नहीं है गौरव, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। आप मौजूदा वक्त में ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और ये केंद्र का सब्जेक्ट है। जिसके घर के लोग मर रहे हैं उनको नहीं मतलब है इससे। आप स्टेट और ये केंद्र की बात आपस में रखिए। और मुझे समझना भी नहीं है सर, मुझे नहीं समझना है गौरव भाटिया, लोगों की जिंदगी जा रही है, आप स्टेट और केंद्र में उलझे हुए हैं। पूछ रही हूँ मैं, डरती हूँ क्या किसी से? पूछ रही हूँ मैं, किसी से नहीं डरती, लेकिन आप उसी बात को जवाब दीजिए जो पूछा जाए सवाल। ठीक है, मैं आ रही हूँ उनके पास, आप मौका दीजिए उसका जवाब देने के लिए, मौका दीजिए उसका जवाब देने के लिए। लेकिन ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये केंद्र का सब्जेक्ट है, इसको घर रखकर आए करिए। ठीक है सर, रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक जल्दी से। देखिए चित्रा जी, एज ए प्रोफेशनल हम लोगों का दिल रोता है जब इस तरह की डिबेट सुनते हैं। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि हमें कोई उपदेश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑक्सीजन दे दो। देखिए ये स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है, ये त्रासदी का सब्जेक्ट है। अभी तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि इस वक्त जो है स्टेट है, सेंटर है, जो भी है वो सामने आए और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। बिना ऑक्सीजन के, मैं ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आपको इस तरह से चित्रा जी बताऊंगा कि जब भी पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत 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 आवश्यक होती है, उसके जीवन की रक्षा करती है। और उस वक्त पेशेंट जो ऑक्सीजन के लिए ऐसे तड़फ रहा होता है कि जैसे उसकी जान निकल जाएगी। उस समय अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, हो सकता है कि आज डिबेट पे बैठ के हम उस चीज को ना समझ पाए, लेकिन हम जो क्लिनिशियंस और डॉक्टर्स उस वक्त मरीज की हालत देखते हैं तो ये बहुत दयनीय होती है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये इस वक्त त्रासदी का समय है, बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं, तो इस वक्त हम इसके ऊपर कोई वाद विवाद ना करते हुए केवल और केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस लगाएं कि ऑक्सीजन कल से बढ़ेगी कैसे। बिल्कुल सर, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी का जवाब आप दीजिए गौरव। ट्रेन चलाई है, राघव उसका कोई ना कोई रोड मैप दीजिए। ठीक है सर, रोज आके यहाँ चिल्ला के गला बैठ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन दीजिए हमारे को। राघव चड्ढा जी, आप भी जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो बगल में कुआं खोदने के लिए आम आदमी पार्टी आ जाती है और चिल्ला कर तमाम अखबारों में हर जगह बताया जाता है कि देखिए भैया हम तो कुआं खोद रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति के लिए आपको भी तो तैयार रहना चाहिए था ना। अब आर्मी की मांग की जाएगी या यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनके पास 2 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो उनकी जान चली जाती है और हम बैठकर आपस में उलझे हुए हैं। चित्रा जी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये जो आपदा आई है, ये त्रासदी हिंदुस्तान पर आई है, मानवता पे आई है। इसे इस चश्मे से ना देखा जाए कि कौन सी सरकार की कितनी प्रिपेयर्डनेस थी, कितनी तत्परता थी। कोई भी सरकार मुझे लगता है इस इतने बड़े स्तर की त्रासदी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मेरी सरकार कमियों को खोलकर जाहिर कर रहे हैं और त्रासदी का हवाला देकर अपनी कमियों को ढकने की कोशिश मत कीजिए राघव चड्ढा जी। अस्पताल, पानी और बिजली को लेकर तमाम बातें आपकी नहीं आप बोलिएगा ना, लेकिन उसके पहले बताइए हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? त्रासदी है, फिर आप लोगों का क्या काम दिल्ली में सरकार बनाने का, अगर त्रासदी हर चीज के लिए जिम्मेदार है तो? चित्रा जी, अब जरा थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। नहीं बोलिए, गलत बात बोलेंगे तो सवाल पूछूंगी ना।
बोलिए बोलिए कोई बोलिए। गलत बात सही है कि गलत है, ये व्यूअर तय करेगा। आप यहाँ पे स्कूल मास्टर या प्रिंसिपल नहीं बैठी है, जनता सर मुझे शौक भी नहीं है, मैं पत्रकार ही हूं। नंबर 2, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नंबर 2, आज मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, गौरव भाटिया को तो 4 मिनट बोलने देते, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 1 मिनट मांग रहा हूँ। देखिए, पहली चीज तो ऐसा है, और उसके बाद मैं बोल लूं जी, कह रहे हैं, अरे चित्रा जी, गौरव 1 मिनट की बात सुन लीजिए। राघव चड्ढा जी बोलिए, हमें ब्रेक पर जाना होगा, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। देखिए, मैंने तो इस शो पे राजनीति नहीं करी, राजनीति करना होता तो मैं इनको बंगाल की तस्वीर दिखाता, मैं इनको बंगाल, इनको शांत करा दीजिए चित्रा जी, पहले शांत करा। गौरव 1 सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए, जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर जवाब तो ले लीजिए। राघव चड्ढा, फिर ब्रेक हो जाएगा, आप दूसरों को चुप कराते रह जाएंगे। अपनी बात आगे। मैं भी राजनीति करते हुए कह सकता था कि जब हिंदुस्तान में 2 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपना कार्यभार छोड़कर 2-2 लाख की रैलियां कर रहे थे। बिना मास्क के रैली करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मास्क पहन के ढोंग करते हैं, लेकिन मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे ये बात कही कि केंद्र सरकार के खिलाफ, शांत हो जाइए, बैठ जाइए शांत पे, ये समाजवादी पार्टी की बहस नहीं चल रही है, ये समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं है। प्रधानमंत्री जी से साफ पूछना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इन लोगों के, इन सबको जेल में डाल देना चाहिए। ये लोग दिल्ली को मार रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं देते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने सही बताया कि 976 मेट्रिक टन दिल्ली को मिलना चाहिए, क्यों नहीं देता ये 976 मेट्रिक टन? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 56 इंच की सरकार चल रही है, क्या वो ऑक्सीजन नहीं दे सकते दिल्ली में? क्या ये ऑक्सीजन नहीं दे सकते? दिल्ली वालों को मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं दिल्ली को? तू मैं इस देश के लिए, दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयां चाहिए, अस्पताल चाहिए, राजनीतिक भाषणबाजी इस देश को नहीं चाहिए। नेताओं को इस बात को समझना चाहिए। जंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या कोरोना से लड़ने के लिए सीधे सेना को उतारा जाना चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 78% ने हां कहा है, जबकि 22% ने नहीं कहा है।